तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक, विथ कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है गति के द्वितीय नियम के बारे में। गति के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ा है और जहां से हमने ये प्रूफ भी किया है कि F बराबर कितना होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। F बराबर ma को हमने प्रूफ भी करके आपको दिखाया है। और गति का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमारा है गति का दूसरा नियम। अब देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है उसकी शुरुआत हम करेंगे एक छोटे से टॉपिक बल के आवेग से, जहां पर हमने पिछले वीडियो में संवेग को पढ़ा था। संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोमेंटम। और आवेग को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपल्स। तो आज हम इंपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जहाँ तक कि संवेग और आवेग में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, और पूरा फिजिक्स पढ़ डालते हैं और संवेग और आवेग में उनको पता, संवेग और आवेग का कन्फ्यूजन उनका दूर नहीं हो पाता है। मैं आपको शुद्ध देसी भाषा में एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, बल के आवेग की। देखिए, आवेग हो या संवेग, दोनों ही क्या है, बल के प्रभाव हैं। दोनों ही क्या है, बल के प्रभाव हैं। अब बल का प्रभाव कैसा है, देखिए, संवेग और आवेग दोनों किस पर निर्भर करते हैं, बल पर। दोनों किसको प्रदर्शित करते हैं, हमने क्या कहा कि संवेग और आवेग दोनों बल के प्रभाव को ही प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको इसको रिलेटेड करता हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि खिलाड़ी जब क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद जो आती है उसको जब खिलाड़ी कैच करता है, तो सपोज कीजिए कि अगर आपने कभी क्रिकेट खेला होगा तो आपने भी ऐसा किया होगा। जब आप हाथ को एकदम स्थिर कर देंगे और बाल वहां से आएगी तो हाथ पर आपके चोट कस के लगेगा और बाल आपके हाथ से छूट जाएगी। तो अक्सर खिलाड़ी लोग क्या करते हैं कि जब बाल हाथ में आती है तो उस हाथ को, बाल को कैच करने के पश्चात हाथ को क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं। अब देखिए, संवेग और आवेग दोनों की कहानी यहीं से, इसी में छुपी हुई है। अब देखिए, अगर बाल हमारे हाथ में आई और बाल जल्दी से आई, हमारे हाथ में आई और तड़ाक से हमारे हाथ में चोट लगा और चोट के कारण बाल क्या हो गई, छूट गई हाथ से। लेकिन वही क्या होता है कि जब बाल हमारे हाथ में आती है और उस हाथ को, जैसे अगर 60 के स्पीड से बाल आ रही है और 40 के स्पीड से बाल को लेकर के हम हाथ को क्या कर दें, खींच लें अपनी ओर, तो हमारे हाथ में चोट नहीं लगती है और बाल छूटती नहीं है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि 60 के रफ्तार से बाल आ रही है और 80 के रफ्तार से आप अपने हाथ को खींच दें। तो जब 60 के रफ्तार से बाल आ रही है, 80 के रफ्तार से आप हाथ को खींच देंगे तो बाल उधर ही रह जाएगी, आपका हाथ पीछे आ जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या है, देखिए, जब बाल हमारे हाथ में आई तो उसमें बाल जब हमारे हाथ में आई तो बाल को हाथ में पहुंचते ही समय क्या हो गया, अचानक से 0 हो गया। देखिए, संवेग परिवर्तन की दर, बल क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर। अब इसमें जो नीचे समय है ना, वह अचानक से क्या हो रहा है, अत्यंत सूक्ष्म हो जा रहा है। इसमें बस समय का ही खेल है। अगर समय बहुत थोड़ा सा लगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके ऊपर बल लगाने पर समय बहुत ही थोड़ा सा लगा, बहुत ही सूक्ष्म समय लगा, तो वह आपका क्या हो जाएगा, आवेग। लेकिन वही समय अगर थोड़ा सा ज्यादा लग गया तो वह क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, संवेग। तो यानी कि जैसे ही अगर बाल आए, हाथ को हम एकदम स्थिर कर लें और बाल आए, हमारे हाथ में चोट लगे, तो वह क्या है, आवेग। लेकिन उसी को हम क्या करें कि जैसे ही बाल आए तो उस समय को हम एकदम से 0 ना होने दें, बल्कि यहां से यहां तक लाने में 1 सेकेंड के
बजाय 3 सेकंड का अगर समय लगेगा तो हमें चोट कम लगेगी और वह क्या कहलाएगा, आपका आवेग कहलाएगा। जैसे अगर आपके सामने चिंटू खड़ा है, आप एकदम खींच करके तमाचा उसके गाल पे जड़ दीजिए तो वह क्या होगा, देखिए चूंकि आपने पूरा दम लगा करके, यानी बल आवेग में क्या होता है, बल बहुत ज्यादा होता है और समय बहुत कम होता है, और इसमें बल ज्यादा भी होता है कम भी होता है, और समय को संवेग में क्या किया जाता है, कम करने का प्रयास किया जाता है। समय को क्या करने का प्रयास किया जाता है, कम करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर चिंटू आपके सामने खड़ा है, आप पूरी ताकत से अगर उसको एक तमाचा मारेंगे ताक से, तो उसके गाल पे जैसे ही चाटा जाएगा, समय अचानक से 0 हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, आपका आवेग। यानी आवेग और संवेग दोनों बल के प्रभाव हैं। अगर वही बल थोड़ा सा लगने में अगर ज्यादा समय लेता है तो वही आपका क्या कहलाएगा, संवेग हो जाएगा, और वही समय अगर बल लगाने में थोड़ा सा अगर मतलब एकदम बहुत छोटा सा समय लेता है तो वह क्या कहलाएगा, आपका आवेग कहलाएगा। अब यहां हमें किसको समझना है, बल के आवेग को। तो बल के आवेग को हम इसको बताए कि इसको इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपल्स। इसलिए इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई देखिए जो है यह दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो आपका बल और दूसरा आपका क्या, समय। एक तो आपका बल और दूसरा आपका क्या, समय। अब देखिए अगर आई को हम यहां से निकालें तो हमने कहा कि इसमें क्या क्या होता है, बल और समय लगता है। तो बल और समय यानी इसका समाकलन अगर हम कर दें, क्या कर दें, समाकलन कर दें किसका, बल का, यानी एफ का। एफ कैसी राशि है, सदिश, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। और समय को यहाँ पे अत्यंत छोटा समय लग रहा है, और जब अत्यंत छोटा, डी का मतलब एकदम अल्प, तो अल्प क्या लग रहा है, समय लग रहा है। बल और समय का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हमें क्या, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना, बल और समय दोनों आपस में अगर संलयित होते हैं, जुड़ते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, आवेग मिलता है, अत्यंत छोटा सा समय। अब देखिए चूंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, आपने जाना है, ये आपने पढ़ा है। तो अगर बल सदिश राशि है तो आवेग भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। तो अगर आवेग सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी कुछ ना कुछ होगी। तो अब बात आती है कि आखिर आवेग की दिशा कहां होगी, तो आवेग की दिशा कहां होगी, आपकी आवेग की दिशा हमेशा बल के दिशा में होगी। कहां होगी, बल की दिशा में। आवेग की दिशा हमेशा कहां होगा, बल की दिशा में ही होगा। अब देखिए चूंकि अगर यहां पे दो कंडीशन बनेगा, यदि बल स्थिर हो, यदि बल क्या हो, स्थिर हो। अब देखिए स्थिर का मतलब क्या हुआ, बल स्थिर हो, स्थिर का मतलब क्या हुआ कि बल, जैसे अगर हमने इस ग्रीन बोर्ड पर 5 न्यूटन का बल लगाया तो जितने समय तक लगाया 5 न्यूटन का ही बल लगाया। ऐसा नहीं है कि पहले समय में 2 का न्यूटन, फिर 4 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, फिर 8 न्यूटन, यानी हमने ऐसा बल लगाया है जो कि बदल नहीं रहा है। अगर 5 न्यूटन का बल लगा है तो 5 न्यूटन का ही बल लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी चीजें स्थिर रहती हैं यानी बदलती नहीं हैं तो उसका समाकलन या अवकलन नहीं किया जाता, वह समाकलन या अवकलन से बाहर हो जाती हैं। तो यह एफ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आई बराबर यह समाकलन एफ क्या हो जाएगा, समाकलन से बाहर हो जाएगा। और समाकलन किसका होगा, dt का, और dt का समाकलन t के सापेक्ष क्या होता है, t होता है। तो समाकलन इंटू dt बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ से I बराबर एफ इंटू टी, एफ इंटू टी, जहां पे I क्या है, आपका आवेग है, I क्या है, आपका आवेग है, और F क्या है, बल है, और T क्या है, समय है। T क्या है, समय है। तो यहाँ से आपकी एक परिभाषा, आवेग की परिभाषा निकल के आती है कि बल तथा समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। अब देखिए कुछ इसके कंडीशंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे आवेग है I बराबर F इंटू कितना आया, T। हम जानते हैं गति का दूसरा नियम कि F बराबर किसके होता है, ma के। तो F के जगह पर, इस F के जगह पे F का यह मान रख लेते हैं कितना, m इंटू a, और साथ में कितना है इसके
टी है, इंटू कितना है, टी है। अब इसको जब हम हल करते हैं तो आई बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, एम, ए क्या है, ए त्वरण है, और त्वरण की परिभाषा आपने पाठ 2-3 में पढ़ा है कि त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, यानी अगर प्रारंभ में वेग भी परिवर्तन की दर यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम में वेग v2 और प्रारंभ में वेग v1 और की दर यानी समय से भाग देना। तो वेग परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग की दर यानी समय का भाग देना, यह किसके बराबर होता है, यह त्वरण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, त्वरण a के बराबर होता है, यानी इस a के जगह पर हम v2 माइनस v1 बटे t लिख सकते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, m इंटू a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, v2 माइनस का v1 और बटे में कितना t और इंटू में ऊपर तो t है ही। तो अब अगर देखा जाए तो इस t से ये t आपका क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा और बचेगा क्या, i बराबर आपका m। अब देखिए v2 m का गुणा v2 में होगा तो m इंटू v2 माइनस का चिन्ह है माइनस लिख लेंगे, m का गुणा v1 में होगा तो m इंटू v1 हो जाएगा। अब हम देखिए ये पढ़े हैं संवेग बराबर होता है m इंटू v, संवेग किसके बराबर होता है, m इंटू भी के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, m इंटू भी, m इंटू भी, अब v2 है इसलिए संवेग p2 हो जाएगा, v1 है इसलिए संवेग p1 हो जाएगा। तो यहाँ से i बराबर क्या निकल के आया, p2 माइनस का p1, p2 माइनस का कितना आया, p1, p2 माइनस का कितना आया, p1, और ये क्या है, यह भी एक संवेग है, यह भी एक संवेग है, यह p2 है, यह यानी कि यह अंतिम संवेग है, यह प्रारंभिक संवेग है। और हमने बताया है कि जहां अंतिम माइनस प्रारंभिक हो वहां क्या आता है, परिवर्तन आता है, वहां क्या आता है, परिवर्तन आता है। जहां अंतिम माइनस प्रारंभिक हो, अंतिम माइनस प्रारंभिक हो वहां क्या आता है, परिवर्तन। तो क्या अंतिम माइनस प्रारंभिक है, संवेग, यानी यहां पे क्या आया, संवेग परिवर्तन, और डेल्टा के इसको दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है। तो आई बराबर किसके आया, डेल्टा पी, जहां पे आई क्या है, आपका आवेग है, आई क्या है, आपका आवेग है, बराबर डेल्टा पी क्या है, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, सॉरी की दर नहीं है, समय से भाग नहीं दिया गया है ना, केवल क्या है, संवेग परिवर्तन। तो एक चीज आपको और यहां पे निकल के आ रही है कि आवेग और संवेग, आवेग किसके बराबर है, संवेग में परिवर्तन के बराबर है। भाई देखिए जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था हाथ वाला, बॉल वाला, तो बाल अगर हाथ में आती है तो वह क्या होगा, आवेग, लेकिन उसी बाल को अगर हम पीछे खींच लेते हैं यानी उसके संवेग में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो वह उसी आवेग के क्या होगा, बराबर होगा। यही आपका आवेग और संवेग में संबंध है। तो अगर आपसे परीक्षा में यह कहता है कि आवेग और संवेग में संबंध स्थापित कीजिए तो आप इस डेरिवेशन को कर देंगे। यही आपका है आवेग और संवेग में संबंध। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में। अब देखिए हमने तो यहाँ पे ये जो हमने इसको प्रूफ किया, ये जो हमने इसको इस तरह से प्रूफ किया, उसको हम डायरेक्टली इस मेथड से भी प्रूफ कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास पहला कंडीशन हमने लिया था ये कि यदि बल स्थिर हो तब यह आया, लेकिन अगर बल परिवर्ती हो तब क्या आएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके दूसरे कंडीशंस को भी बता। अब देखिए एक कंडीशन हम ऐसा लेते हैं कि एक हमारी बॉल है और एक बॉल हमारी यहाँ है जो कि किसी आधार से लगी हुई है, और इस प्रकार से यह बॉल गति करते हुई इधर की ओर क्या कर रही है, गतिशील है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा, मान लेते हैं कि यह प्रारंभिक समय में बाल यहाँ थी यानी टी इंस्टेंट पर, और टी अंतिम यानी फाइनल पर बाल कहाँ पहुँच गई, इसके पास पहुँच गई, इससे क्या हो गई, टकरा जाती है, इससे क्या हो जाती है, टकरा जाती है। तो एक लाइन में आप लिखेंगे कि माना किसी क्षण टी पर बल का मान F है, अतः डेल्टा टी समय अंतराल पर लगने वाला बल, माना किसी क्षण टी पर बल का मान F है, अतः
डेल्टा टी समय अंतराल पर लगने वाला बल। तो जो लगने वाला बल होगा यानी कि जो आपका आई होगा, आवेग होगा, जो आपका आवेग होगा वह किसके बराबर होगा? एफ इंटू डी टी के। हमने अभी आवेग में बताया चूंकि यह बल क्या है? परिवर्ती है। उस टाइम में बल क्या था? स्थिर था, लेकिन अब यह बल गतिशील है, यानी कि इसके बल में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो अब यह बल परिवर्ती बल है, स्थिर बल नहीं है। वहां स्थिर बल था, इसलिए यह F क्या हो गया था? बाहर आ गया था और समाकलन किसका हुआ था? T का हुआ था। लेकिन यहाँ पे परिवर्ती बल नहीं है, अतः यहाँ पे हम लिखेंगे गति के दूसरे नियम से, द्वितीय नियम यहां लगाएंगे। द्वितीय नियम हमारा क्या कहता है? द्वितीय नियम हमारा ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल, उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसके जगह पे हम क्या लिख लेते हैं? डी लिख देते हैं। चाहे डेल्टा लिखें चाहे डी लिखें, बात बराबर है। डी जो है एकदम अल्प के लिए लिया जाता है और डेल्टा हम बड़े के लिए भी लेते हैं। तो यहां पे हमने डी लिखा। देखिए, किसी वस्तु में संवेग, ये डीपी क्या दिखाता है? डीपी को अगर खोलेंगे तो ये आपका आएगा P2 माइनस P1, यानी संवेग परिवर्तन को दिखाता है। तो यहां से अगर हम इसको देखें, गति का द्वितीय नियम यही कहता है ना कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि क्या होता है? F बराबर dP बटे dt होता है। देखिए, एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो कि पुरानी बताई गई बातों को हमेशा क्या करता है? याद रखता है। और पुरानी बातों को जो याद रखने वाला विद्यार्थी है, तो देखिए, एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो कि पुरानी बताई गई बातों को याद रखता है। और हमेशा पुरानी बताई गई बातों को याद रखने से आगे की टॉपिक्स हमेशा समझ में आती है, क्योंकि जब आप अपने पूर्वा ज्ञान को यानी पुराने अर्जित किए हुए ज्ञान का उपयोग जब करेंगे तो आने वाली चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो देखिए, अगर इसलिए आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके, मैं जिस प्रकार से एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक आप उसी एनर्जी के साथ हमारे पढ़ाए गए या हमारे द्वारा बताए गए बातों को आप ध्यान दें और उस पर अमल करें। तो देखिए, यहां पर हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसके बारे में हमने इसको थोड़ा सा डीप में जाकर के मैंने समझाया था कि ये सब क्या है और परिवर्तन क्या है और की दर क्या है। तो अगर आप उस वीडियो को देखे हैं और आप अच्छे से उसको समझे हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होता है, यानी इस F के जगह पे हम dP बटे dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा? समाकलन ये आपका आ जाएगा dP बटे dt। समाकलन क्या आ जाएगा? dP बटे dt, और इनटू में यहाँ क्या है? dt है। dt से dt क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा? समाकलन dP। अब देखिए, जब कभी भी हम समाकलन लगाते हैं और बल परिवर्ती होता है तो उसमें एक लिमिट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? लिमिट लगाया जाता है। और लिमिट हमेशा d के साथ में जो रहता है उसके हिसाब से लगाया जाता है। तो मान लेते हैं इस बॉल का प्रारंभिक संवेग कितना है? P2 है, और अंतिम संवेग कितना है? P2 है। P1 प्रारंभिक संवेग P1 है और अंतिम संवेग कितना है? P2 है। तो D के हमने कहा कि जो चीज D के साथ में लिखी होती है उसी के हिसाब से इसमें लिमिट लगता है। तो D के साथ में क्या लिखा हुआ है? P। तो P कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से 2 की ओर जा रहा है, यानी P1 से कहां तक जा रहा है? P2 की ओर जा रहा है। नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं। अब इस लिमिट को जब हम आगे हल करते हैं, खोलते हैं, तो I बराबर लिमिट इसको जब हटाएंगे, हम समाकलन के चिन्ह को हटाएंगे तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, और जो यहाँ P के साथ में लिखा रहेगा उसको हम लिख लेंगे। D और समाकलन हट जाएगा बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद, और यहाँ पे जो लिमिट है उसको P1 हम यहाँ लिख देंगे, P2 हम यहाँ लिख देंगे। और जब लिमिट को हम खोलेंगे तो इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट ऊपर वाला, लोअर लिमिट नीचे वाला। अब देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब ये जो P है वह इसके हिसाब से लिखा जाएगा, यानी कि क्या? P2। अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट। अब P जो है इस लोअर लिमिट के हिसाब से लिखा जाएगा, यानी कि क्या P1। तो यहां से I बराबर क्या निकल के आया, P2 माइनस P1, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि परिवर्तन किसमें, संवेग में। यही तो हमने निकाला था ना, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, यही तो हमने निकाला था ना इसके पहले। तो देखिए फिजिक्स एक ऐसी चीज है, ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप अगर उसको मन लगा करके पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स इतनी अच्छी चीज है ही कि जो उस पर दिल लगाएगा तो वह ऑटोमेटिक प्यार कर बैठेगा। तो यहाँ से देखिए हमने कान इधर से पकड़ा तो भी कान पकड़ाया, और कान हाथ घुमा के पकड़ा तो भी क्या पकड़ाया, कान पकड़ाया। तो यहाँ से हम आवेग, बल के आवेग को समझ सकते हैं। अब देखिए गति के दूसरे नियम के अगर कुछ उदाहरणों की बात करें तो जैसे आप देखते होंगे कि जब कभी भी हम किसी भी छत से या किसी भी ऊंचाई से अगर हम कच्चे ज़मीन पर या तो फर्श पर जब छलांग लगाते हैं तो हमें ज़्यादा चोट लगती है, जबकि अगर वही हम किसी गद्दे या स्पंज पर अगर हम छलांग लगाएं तो हमें चोट ज़्यादा नहीं लगेगी। तो इसका कारण क्या है, इसमें भी आपका गति का दूसरा नियम है। कौन सा नियम है, इसमें भी आपका गति का दूसरा नियम कार्य कर रहा है। कैसे, देखिए जब हम क्या करते हैं, जब ऊपर से हम किसी फर्श पर छलांग लगाते हैं तो जैसे ही हम पृथ्वी पर आए, हमारा पैर पृथ्वी के संपर्क में आया, फर्श के संपर्क में आया, समय छपाक से क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वहाँ पे हमें क्या लगा, आवेग लगा, और हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और चोट हमें ज़्यादा लगती है। लेकिन वही अगर हम किसी ऊंचाई से अगर गद्दे पे छलांग लगाते हैं, किसी ऊंचाई से अगर गद्दे पे कूदते हैं तो स्पंज क्या होता है, दबता है, जिसके कारण जो हमारा समय पृथ्वी पर पड़ते ही छपाक से एकदम जीरो हो जा रहा था, एकदम छोटा सा समय लगता था, वह नीचे से ऊपर धीरे धीरे जाने में वह समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और कभी भी देखिए जैसे हमने आपको क्या बताया, संवेग परिवर्तन की दर, यानी नीचे क्या क्या हो रहा है, समय से भाग लगाया जा रहा है। अब अगर हम देखिए छलांग लगा रहे हैं तो अगर कम समय लगेगा तब क्या होगा, अधिक समय रहेगा तब क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल हम सब एकदम नॉर्मल सा लेते हैं कि एक बार हम 10 में 2 का भाग देते हैं, एक बार 10 में किसका भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं। तो 2 से भाग दिया जाएगा तो 5 आएगा, और 5 से भाग दिया जाएगा तो 2 आएगा। ऊपर में सेम संख्या थी, ऊपर में आपका डीपी ही है, बदल कौन रहा है, नीचे बदल रहा है, समय बदल रहा है। भाई अगर आप फर्श पर कूद रहे हैं तो आपका समय कम लग रहा है, और अगर गद्दे पे कूद रहे हैं तो आपके पैर को जमीन पर जाने में समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि गद्दा दब रहा है। हो सकता है कि बहुत छोटा सा समय, अगर फर्श पर जैसे गए छपाक से गिरे, समय आपका आउट हो गया, मतलब बहुत छोटा सा समय लगा। लेकिन स्पंज को दबने तक में हम हो सकता है कि 2 सेकंड या 3 सेकंड का समय लग जाए, यानी ज़्यादा समय लग रहा है। अब देखिए नीचे की संख्या अगर ज़्यादा है तो मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और नीचे की संख्या अगर कम है तो मान क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो यानी नीचे की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो मान क्या आएगा, कम। यानी नीचे की संख्या क्या है, समय है। समय अगर ज़्यादा होगा तो मान क्या आएगा, कम। किसका मान, एफ का मान, बल का मान। यानी पृथ्वी हमारे ऊपर कम बल लगाएगी, कब, जब समय ज़्यादा होगा तब। तो समय ज़्यादा होगा तो बल कैसा क्या होगा, कम लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा तो बल क्या होगा, कम लगेगा। लेकिन अगर समय कम लगेगा तो बल का मान, भाई समय ज़्यादा लगेगा तो बल का मान क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और जब जैसे अगर छपाक से दौड़े हम, तुरंत ही समय हमारा लॉस हो गया, ख़त्म हो गया, समय बहुत छोटा सा लगा, यानी इसमें बहुत छोटा सा परिवर्तन हुआ, तो बल क्या है, ज़्यादा लगा। लेकिन अगर इसी में बड़ी संख्या से भाग दे दें, यानी समय ज़्यादा लगे, तो इसका मान क्या होगा, कम आएगा। तो इसलिए हम छत से जब या किसी ऊंचाई से फर्श पर दौड़ते हैं तो गद्दे के अपेक्षा हमें क्या होता है, ज़्यादा तेज चोट लगती है। दूसरा
दूसरा एग्जाम्पल वही आपका गेंद वाला कि अगर खिलाड़ी के हाथ में गेंद आती है, क्रिकेट की गेंद, तो वह अपने हाथ को क्या करता है, पीछे खींचता है तो उसको चोट कम लगती है, और अगर पीछे नहीं खींचता है तो उसको चोट ज़्यादा लगती है। क्योंकि पीछे अगर खींचेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और जब समय ज़्यादा लगेगा तो बल का मान क्या आएगा, कम आएगा, और जब वहीं पे रखने लगेगा समय कम लगेगा, और नीचे वाला जब कम होगा तो ऊपर वाले का मान ज़्यादा आएगा, बल का मान क्या होगा, ज़्यादा आएगा, तो चोट हमें ज़्यादा लगेगी। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल। अब चाहे तो आप एक इसका तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है गति के द्वितीय नियम से प्रथम नियम की व्याख्या। यानी कि गति के द्वितीय नियम को हम लेंगे और उससे प्रथम नियम की हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो आइए देखिए करते हैं कि देखिए गति का द्वितीय नियम लेते हैं, लिखते हैं द्वितीय नियमानुसार, द्वितीय नियम से गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब जो अनुक्रमानुपाती, इस पे किसके जगह पे अगर हम अनुक्रमानुपाती जो नियतांक है उसका मान सीजीएस पद्धति में 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली बराबर कर दिया। अब देखिए अगर हमारा ऐसा कंडीशन हो कि यदि बल शून्य हो या अनुपस्थित हो, यदि बल क्या हो, शून्य हो या क्या हो, अनुपस्थित हो। अगर बल शून्य होगा या अनुपस्थित होगा तब क्या होगा, तो बल का मान अगर शून्य होगा तो यहाँ से डेल्टा P बटे डेल्टा T बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर इसकी कितनी है, 0 आ रही है। संवेग परिवर्तन की दर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कब, जब बल का मान 0 हो या बल क्या हो, अनुपस्थित हो। जब बाह्य बल का मान, बल नहीं बाह्य बल, यहां कर लीजिए, बल या बाह्य बल वही चीज होता है। तो बल का मान अगर 0 है, अर्थात अगर बल अनुपस्थित है, कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, तो वहां पे जो संवेग परिवर्तन की दर है वह कितनी है, 0 है। अब देखिए संवेग परिवर्तन की दर का 0 होने का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु अगर कहीं पे पड़ी हुई है, विरामावस्था में है, कोई वस्तु विरामावस्था में है और इस पर लगने वाला बल क्या है, शून्य है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है अर्थात रुकी हुई है और इस पर लगने वाला बाह्य बल अगर क्या है, शून्य है या अनुपस्थित है, तो इसके संवेग में यानी कि इसके स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई वस्तु चल रही है और इस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो इसमें संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, 0 होगी। यानी इसके संवेग में, इसके वेग में, इसके स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और न्यूटन के गति का प्रथम नियम हमें क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करते ही रहना चाहती है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहाँ अगर बाह्य बल अनुपस्थित है यानी कि बाह्य बल शून्य है, कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो ना तो इस रखी हुई वस्तु का संवेग बदल रहा है और ना ही गतिशील वस्तु का संवेग बदल रहा है। अर्थात वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई ही है और चल रही है तो चल रही ही है। तो यहाँ से क्या न्यूटन के गति के प्रथम नियम की व्याख्या हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल हो जाती है कि अगर कोई बल संवेग परिवर्तन की दर शून्य होने का अर्थ है, संवेग परिवर्तन की दर शून्य होने का अर्थ है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर बाह्य बल अनुपस्थित हो, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल अनुपस्थित हो, बाह्य बल का मान शून्य
शून्य हो। जैसे ही बाह्य बल लगेगा तो यह वस्तु चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। तो गति का जो दूसरा नियम है वह पहले नियम की क्या करता है, अनुपालना करता है, व्याख्या करता है। तो यहां से हम पहले नियम की व्याख्या कर लेंगे और इसका स्टेटमेंट जो स्क्रीन पर आ रहा है उसको लिख लेंगे। अब अगले क्रम में है हमारा गति का तीसरा नियम। आइए पहले इसका लैंग्वेज लिखते हैं। देखिए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है कहता है कि एक लाइन का है, बस एक लाइन का, सिंपल है। लेकिन अगर इसको अगर आप डीप में समझेंगे तो बहुत बृहद है और दुनिया में प्रत्येक जगह लागू होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, जिसके अनुसार हरेक वस्तु की, प्रत्येक वस्तु की अपनी प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या हुआ, और इसमें कंडीशन क्या है कि बराबर तथा दिशा में विपरीत। कैसी प्रतिक्रिया होती है, बराबर तथा दिशा में विपरीत। देखिए क्या है कि जब कभी अगर हम आपके सामने खड़े हैं, यानी कि अगर हम धरती माता पर खड़े हैं, तो उसका मतलब यह है कि हम अपने भार द्वारा इस पृथ्वी पर, इस धरती माता पर जितना बल लगा रहे हैं, जितना बल उस पर आरोपित कर रहे हैं, ठीक उतना ही बल कि बराबर ठीक उतना ही बल पृथ्वी माता भी हमारे ऊपर लगा रही हैं। किंतु बल तो बराबर है, किंतु दिशा में विपरीत है। कभी आप देखे हैं कि जब कभी कीचड़ में हम पैर रखते हैं तो पैर हमारा नीचे चलता जाता है और हम कीचड़ में चल नहीं पाते हैं। उसमें क्या होता है कि कीचड़, जितना हम अपने पैरों द्वारा बल लगाते हैं, उतना कीचड़ हमारे ऊपर बल नहीं लगा पाता है, इसलिए हमारा पैर नीचे धंसता चला जाता है। अब सपोज कीजिए कि अगर हम पृथ्वी पर खड़े हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, अब जितना बल हमारे पंजों द्वारा पृथ्वी पर लगा, अगर उतना ही बल पृथ्वी हमारे पंजों पर नहीं लगाती तो हमारा पैर कहाँ चला जाता, नीचे घुसता जाता ना। लेकिन जितना बल हमने पृथ्वी पर लगाया, पृथ्वी उतना ही बल हमारे ऊपर पैर पर लगाई, ठीक उतना ही बल, किंतु दिशा में विपरीत। हमने नीचे की ओर बल लगाया, लेकिन धरती माता द्वारा हमारे ऊपर कहाँ बल लगाया गया, ऊपर की ओर बल लगाया गया। तो हर एक क्रिया की, कोई धरती माता मतलब कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, हर एक क्रिया की, दुनिया में कितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे अगर आप चिंटू को एक झापड़ अगर खींच के मारेंगे तो चिंटू भी जितना ताकत होगा आपको एक झापड़ प्रतिक्रिया के रूप में मार देगा। हालांकि चिंटू को मार के मत देखिएगा। अगर हम इस ग्रीन बोर्ड पर बल लगा रहे हैं तो ग्रीन बोर्ड भी हमारे ऊपर ठीक उतना ही बल, इसमें हम अगर अंदर की ओर लगा रहे हैं तो बाहर की ओर लगाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो यह ग्रीन बोर्ड दीवार चीर के अंदर चला जाता, अगर यह बल नहीं लगा पाता तब। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की उसकी अपनी एक प्रतिक्रिया होती है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। तो प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे अगर कोई स्प्रिंग यहाँ से बंधी हुई है, यहाँ से बंधी हुई है, इसके सहारे अगर हम कोई एक स्प्रिंग और बांध दें और इस स्प्रिंग को खींचें तो यह स्प्रिंग, या जब इसको हम खींचेंगे तो यह स्प्रिंग इस पर क्या करेगी, बल लगाएगी, और यह स्प्रिंग जब इस पर बल लगाएगी तो यह स्प्रिंग भी इस पर क्या करेगी, बल लगाएगी। क्या करेगी, इस पर बल लगाएगी। मान लेते हैं कि यह एक कील से बंधी हुई है, तो ये इस स्प्रिंग को जब खींचा जाएगा, बल लगाया जाएगा, तो यह स्प्रिंग जो है, कील भी इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। और उसका बल अगर स्प्रिंग का बल अगर स्प्रिंग पर खींचे जाने वाला बल अगर इस कील में उपस्थित बल, यानी इस कील में जितना बल है उसके पावर से ज़्यादा होगा, तो यह कील क्या होगा, उखड़ जाएगा, रोकेगा। यह उतना बल लगाएगा, लेकिन भाई जिसके पास जितना क्षमता है उतना ही ना बल लगाएगा। अब अगर आप 5 न्यूटन का बल चिंटू के गाल पे लगा देते हैं, बल से थप्पड़ लगा देते हैं, अब चिंटू के पास 5 न्यूटन का बल है ही नहीं, तो बेचारा क्या करेगा, बैठ के रोएगा ही ना।
आपको तो मार नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार से इस कील में जितना सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य तक इसको रोकेगा, इस पर बल लगाएगा, अन्यथा निकल करके किनारे हो जाएगा। तो आप जिस भी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वह वस्तु ठीक उतना ही बल आप पर भी लगाती है। जैसे अगर इसका बल मान लेते हैं कि एफ ए है और इसका बल कितना है, एफ बी है, तो ये एफ ए बी यानी ए द्वारा बी पर लगाया गया बल आपस में क्या होगा, एफ बी ए के बी द्वारा ए पर लगाए गए बल के क्या होगा, बराबर होगा, किंतु दिशा में विपरीत होगा। अगर इसका प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस। तो हर एक क्रिया की बराबर तथा दिशा में विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। अब इसकी कुछ शर्तें हैं, आइए मैं लिखता हूं, फिर हम समझते हैं इसको। तो देखिए इसकी शर्तें क्या क्या हैं, आइए पढ़ते हैं इसको। तो शर्तें इसकी क्या क्या है, पहला देखिए कि क्रिया प्रतिक्रिया बल एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हमने अपने पैर के द्वारा धरती माता पर बल लगाया, ठीक उसी समय ना कि 1 सेकंड पश्चात और ना ही 1 सेकंड पहले, जैसे ही हमने बल लगाया ठीक उसी समय धरती माता ने भी हमारे ऊपर बल लगाया। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों के कब उत्पन्न होते हैं, सेम समय में एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों बलों को ही प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी के अंकल हैं तो वह आपका भतीजा होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर क्रिया एक प्रकार का बल है तो प्रतिक्रिया भी एक प्रकार का क्या है, बल है। दोनों चाचा भतीजा आपस में नहीं है। अगर क्रिया भी है तो भी बल है, क्रिया अगर बल है तो प्रतिक्रिया भी क्या होगा, बल ही होगा। अब अगला है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, एक वस्तु पर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर धरती माता पर हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा है तो हम भी क्या है, एक प्रकार की वस्तु हैं, और पृथ्वी माता भी क्या है, एक प्रकार की वस्तु हैं। तो अगर पृथ्वी माता ने यदि हमने पृथ्वी माता पर बल लगाया तो पृथ्वी माता ने हम पर बल लगाया, यानी एक ही वस्तु पर बल नहीं लगाया ना, हमने पृथ्वी पर लगाया यानी पहली वस्तु पर, और हम अगर दूसरी वस्तु हैं तो पृथ्वी ने हमारे ऊपर यानी दूसरी वस्तु पर बल लगाया। अर्थात कि यह दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, ना कि एक ही वस्तु पर। यानी हमेशा क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, एक साथ में लगते हैं। और अगर क्रिया बल है तो प्रतिक्रिया भी क्या होगा, बल ही होगा। यही आपका है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। जैसे इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए कि जब बंदूक की गोली हम किसी को दागते हैं तो गोली जब बंदूक से निकलती है तो जिस वेग से गोली निकलती है ठीक उसी वेग से बंदूक को पीछे की ओर धक्का देती है। इसीलिए कहा जाता है कि बंदूक की गोली दागते समय बंदूक को कस के एकदम तेजी से पकड़ना पड़ता है ताकि झटके से बंदूक छूट न जाए और हमें चोट न लग जाए। क्रिया प्रतिक्रिया बल के ऐसे ही कितने सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिए गए हैं। पढ़िएगा, मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा, और कहीं पे भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक है, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें।